बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत से लोग मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि बहावल नगर करें, बहावल नगर करें। खानेवाल भी कह रहे हैं वैसे तो, लेकिन खानेवाल पे भी मैं आता हूँ एक आध दिन में। तो बहावल नगर आपके सामने रखता हूँ। बहावल नगर कुछ हवालों से बहुत ही दिलचस्प डिस्ट्रिक्ट है, खासतौर पर एजाजुल हक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के बाद तो यहाँ के डायनेमिक्स पर बहुत गहरा असर पड़ा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहले से उम्मीदवार यहाँ पर वर्किंग कर रहे थे, उनमें एक बड़ी बेचैनी पैदा हुई है, क्योंकि टिकट के उम्मीदवार पहले कोई और थे। अब वाइटल ग्रुप जो है यहाँ पर वो काफ़ी स्ट्रांग बन के उभरा है या टिकटें लेने में कामयाब हुआ है। तो ज़रा देखते हैं कि बहावल नगर में क्या चल रहा है। बहावल नगर जो है ये 5 तहसीलों पर मुश्तमिल है। बहावल नगर खुद तहसील है, फिर मंचनाबाद है, चिश्तियाँ हैं, हारूनाबाद है, फोर्टाबास है। तो 5 तहसीलें हैं बहावल नगर की। बहावल नगर में यहाँ पर कालुका हैं, लालिका हैं, शाह हैं, आरई हैं, जाट हैं। तो बहुत सारी बरादरियां यहाँ पर काम कर रही हैं, सियासत कर रही हैं और सियासत में काफ़ी प्रोमिनेंट नाम रखती हैं। तो बहावल नगर को डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ी सी तरतीब तब्दील कर रहा हूँ, यानी कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हल्कों को डिस्कस करता हूँ, नीचे से शुरू करता हूँ। ये 237 से शुरू होकर 244 तक जाते हैं। 8 हल्के हैं सूबाई असेंबली के, लेकिन मैं कुछ वजूहात की बिना पर जरा इसको नीचे से शुरू कर रहा हूं ताकि आपको कुछ चीज़ें समझने में आसानी हो। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो झगड़ा पड़ा हुआ है, लड़ाई पड़ी हुई है, वो भी चूंकि 43 और 44 में पड़ी हुई है, 243 और 44 में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर हुई है। और ये जाहिर है पूरे डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 4 हल्कों के डायनामिक्स पर ज़रूर असरअंदाज होगी। और 2 कौमी असेंबली के हल्कों पर ये जो इस वक्त सियासत हो रही है ये असरअंदाज होगी। इसलिए इसको मैं नीचे से शुरू करता हूं और फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में वापस आते हैं। देखिए, पीपी 243 और पीपी 244 ये 2 आखिरी जो हल्के हैं, इसके ऊपर इलेक्शन लड़ना जो है वो एजाजुल हक साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो चंद ही दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं। और जाहिर है जब भी कोई एमएनए ऊपर इलेक्शन लड़ता है तो वो नीचे अपना पैनल लड़वाता है, यानी वो समझता है कि नीचे मेरा पैनल होगा तो मैं ऊपर जीतूंगा। तो यहां से एजाजुल हक साहब ने अपना पैनल उतार दिया। लेकिन अगर चंद दिन पहले की बात करें तो जब एजाजुल हक यहां पर नहीं थे तो यहां से एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाहते थे शौकत अली बसरा साहब। शौकत अली बसरा साहब पिछले 5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत मुतहरिक रहे हैं। शौकत बसरा जो हैं ये हम भी चूंकि फील्ड में होते हैं तो हर कोर्ट कचहरी के बाहर, यानी एफएड कचहरी में, चाहे फवाद चौधरी पेश हो रहे हैं, चाहे कोई और पेश हो रहा है, तो ये वहां पर मौजूद रहते थे। फिर लाहौर हाई कोर्ट में मैं इनको देखता रहा हूँ, मैं इनको सुप्रीम कोर्ट में देखता रहा हूँ। तो बहुत सारी जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें शौकत बसरा बड़े पेश थे। फिर रैलियों का मामला हो, गिरफ्तारियों का मामला हो, या फिर ये जो जमान पार्क के बाहर ऑपरेशन और चीजें थी, तो यहां पर ये पेश रहे हैं बसरा साहब अपनी टीम के साथ, अपने पैनल के साथ। तो यहां पर बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे शौकत अली बसरा, जब तक ये एजाजुल हक जो है वो नहीं आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्योंकि एजाजुल हक ने अपने ग्रुप से इलेक्शन लड़ना था, वाइटल ग्रुप से। लेकिन अब वो आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो अब पूरे डायनामिक्स जो है वो तब्दील हो गए। तो अब देखिए 243 जो है, यहां से टिकट मिला है चौधरी गुलाम मुर्तजा को, एमपी का टिकट। अच्छा, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एजाजुल हक के आने से पहले तक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि शौकत अली बसरा यहां से एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे। और शौकत अली बसरा ये चाहते थे कि यहां से वो एमएनए का इलेक्शन लड़ें, और अपने नीचे वो चाहते थे कि पैनल एक चौधरी गुलाम मुर्तजा भी आ जाएं, जो कि अगरचे वाइटल ग्रुप के हैं, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, माजी में भी जीत चुके हैं, उनका तारुफ मैं भी कराता हूं आपसे। तो शौकत बसरा चाहते थे कि ऊपर एमएनए का इलेक्शन लड़के नीचे एक तो चौधरी गुलाम मुर्तजा आ जाए और 44 में जो है वो काशिफ नवीद पंसोटा आ जाए। तो वो समझते थे कि ये बड़ा जबरदस्त पैनल बनेगा। और उसकी वजह यह भी है कि 43 में अगर चौधरी गुलाम मुर्तजा लड़ रहे हैं और ऊपर शौकत बसरा लड़ रहे हैं तो ये जाट और आरई बरादरी का एक कॉम्बिनेशन बनता है, और इस हल्के में ये दोनों बरादरियां बड़ी प्रोमिनेंट हैं। लेकिन पार्टी ने मुख्तलिफ फैसला किया। पार्टी ने कहा नहीं, हम ऊपर लड़ाएंगे चौधरी गुलाम मुर्तजा को। ये मैं एजाजुल हक के आने से पहले की बात कर रहा हूं। पार्टी ने फैसला किया कि ऊपर चौधरी गुलाम मुर्तजा को लड़ाएंगे, लेकिन नीचे 243 में शौकत बसरा को लड़ाएंगे। तो इस तरह यह है कि ऊपर एक हल्के में शौकत अली बसरा लड़ लेंगे और दूसरे हल्के में जो है फोटाबास वाले में यहां से जो है वो काशिफ नवीद पंसोटा जो है उनको लड़ाना चाहते थे। पार्टी ने भी से इत्तेफाक किया कि ठीक है काशिफ पंसोटा का तारुफ मैं आगे जाके आपसे करवाता हूं। तो इसको, यानी जो पार्टी ने फैसला किया कि ऊपर गुलाम मुर्तजा लड़े और शौकत बसरा नीचे आ जाएं, तो शौकत बसरा ने भी इसको कबूल कर लिया। लेकिन फिर एंट्री होती है एजाजुल हक की।
एजाज उल हक साहब ने आकर सारा कुछ तब्दील कर दिया। एजाज उल हक साहब ने शौकत बसरा को, जो 5 साल से पार्टी में मेहनत कर रहे थे, ग्राउंड पे काफ़ी वर्किंग कर रहे थे, रैलियां जलसे काफ़ी उन्होंने चीज़ें की, उनको कर दिया साइड लाइन और खुद आके MNA के उम्मीदवार बन गए। और एजाज उल हक साहब जो हैं वो चाहते हैं कि अब उनका ऊपर जो है 243 में चौधरी गुलाम मुर्तज़ा लड़े। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा को टिकट भी मिल गया है। अच्छा, चौधरी गुलाम मुर्तज़ा का ताल्लुक वाइटल ग्रुप से है, मैंने बता दिया आपको, ये 2-3 दफा MP रह चुके हैं, अच्छा इनका वोट बैंक है, ठीक कैंडिडेट है, अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो चॉइस बिल्कुल ठीक है। और ये चॉइस शौकत बसरा की भी थी और ये चॉइस जो है वो उनकी एजाज उल हक साहब की भी थी। लेकिन नीचे मसला 244 का है। 244 में इसको पहले पेंडिंग छोड़ा गया, पेंडिंग किया गया, टिकट नहीं दिया गया, फिर इसको ओपन छोड़ दिया गया कि ठीक है आप ओपन लड़ें और जो है वो उसके जो जीते वो PTI में आ जाए। शौकत बसरा को ये वाली सिचुएशन भी कबूल थी कि ठीक है अगर ओपन टिकट होगा तो भी उनको लगता था कि उनका जो पैनल है काशिफ नवीद पंसोटा वो उम्मीदवार जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि जो काशिफ पंसोटा हैं इन्होंने पिछली मरतबा आजाद हैसियत में 33,000 वोट लिया था और दूसरे नंबर पर रहे थे। नून लीग जीत गई थी और दूसरे नंबर पर 33,000 वोट लिया था और PTI यहां पर तीसरे नंबर पर आई थी। और काशिफ पंसोटा का काफी वोट बैंक है वहां पर, आजाद हैसियत में आप सोचे ना 33,000 वोट लिया हुआ है उन्होंने। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज हो गई कि हम इसको क्या करें, काशिफ पंसोटा को दें या फिर जिनका एजाजुल हक टिकट मांग रहे हैं उनको दें। तो इसको ओपन छोड़ दिया गया। लेकिन फिर हुआ यह कि एजाजुल हक साहब फिर गए मुलाकात करने के लिए और उन्होंने वहां पर जाकर जोर लगाया और अपने बंदे को यानी नोमान जावेद को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए। अब नोमान जावेद को यहां से टिकट मिल गया है और एक तरह से यानी एक तरफ आप देखें ना, ऊपर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा आ गए हारूनाबाद में 43 में और नीचे जो है वो 244 में आ गए नोमान जावेद। ये दोनों एजाजुल हक के हैं और ऊपर एजाजुल हक जो है वो खुद उम्मीदवार बन गए। अब सूरत हाल ये हो गई है कि अब अगर ऊपर एजाजुल हक लड़ते हैं तो ये एक पैनल बनता है, तो शौकत बसरा जो कि देरीना कारकुन है यानी काफी अर्से से काम कर रहे हैं वो आउट हो जाते हैं। और अगर शौकत बसरा को यहां से टिकट दे दिया जाता है इसलिए कि भाई एजाजुल हक तो ऊपर चिश्तिया में भी लड़ रहे हैं और साहिवाल में भी लड़ना चाहते हैं, तो एजाजुल हक के पास तो MNA के पहले ही 2 हल्के 2 चॉइसेस मौजूद हैं, तो एजाजुल हक से ये हल्का लेकर दे देते हैं शौकत बसरा को। तो शौकत बसरा फिर भी कमजोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे उनका जो पैनल है वो टूट चुका है। नोमान जावेद के साथ वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं काशिफ नवीद पंसोटा के साथ। और उधर जो है वो यानी एक MNA अगर शौकत बसरा लड़ते भी हैं तो वो कमजोर होकर लड़ेंगे और ओवरऑल पार्टी को नुकसान होगा। तो यहां पर यह मसला पड़ गया है कि यानी एक तो आपने शौकत बसरा को एडजस्ट करना है, वो नहीं हो पा रहा है इसमें, और दूसरा अगर आप शौकत बसरा को MNA लड़ा भी देते हैं ऊपर तो नीचे उनका पैनल नहीं है और एजाजुल हक मान भी नहीं रहे। एजाजुल हक कहते नहीं मैंने खुद यहां से लड़ना है। तो ये जो 243 और 244 है इसके अंदर इस वक्त ये चपलिश चल रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और तफसील से, क्योंकि अब एक मसला ये भी है कि शायद काशिफ नवीद पंसोटा जो है पिछली मरतबा आजाद, चूंकि उन्होंने 33,000 वोट लिया था, तो इस मरतबा शायद ये दोबारा आजाद खड़े हो जाएं। तो अगर ये आजाद खड़े हो गए दोबारा तो फिर ये वोट बैंक तकसीम कर देंगे, वोट तकसीम होगा। तो अगर यहां पर वोट तकसीम होता तो अगेन पार्टी को नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में 2 चॉइसेस बेहतर हैं, या तो ऊपर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा को MNA लड़ाएं और नीचे 243 में शौकत बसरा को लड़ा दें और इधर फोटाबाद से जो है वो नवीद काशिफ पंसोटा को लड़ाएं, या अगर ऊपर जो है वो इनको शौकत बसरा को लड़ाना है तो फिर नीचे गुलाम मुर्तज़ा को लड़ा के और काशिफ नवीद पंसोटा को लड़ा दें। तो मेरे ख्याल में 44 में फोटाबाद में काशिफ नवीद पंसोटा बेहतर उम्मीदवार हैं। ये सिर्फ नोमान जावेद को इसलिए टिकट मिल गया कि इनको टिकट दिलाना चाहते थे एजाजुल हक साहब, तो इसलिए इनको टिकट मिल गया। उन्होंने अपना जोर लगा के टिकट तो ले लिया है, लेकिन मेरे ख्याल में यहां पर सबसे सूटेबल कैंडिडेट जो हैं वो काशिफ नवीद पंसोटा ही थे, जिनका एजाजुल हक का तो एंटी ग्रुप बनता है, यानी उनके मुखालफत में सियासत करते हैं। मुखालफत से मुराद यह है कि जाहिर है आज तक वो दूसरे ग्रुप से सियासत कर रहे थे, वाइटल ग्रुप से, तो अभी PTI में आए हैं और ये PTI की सियासत कर रहे थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये 2 सोल्यूशन है कि या तो आप ऊपर शौकत बसरा को लड़ा के नीचे चौधरी गुलाम मुर्तज़ा और काशिफ नवीद को लड़ाएं, या ऊपर गुलाम मुर्तज़ा को लड़ा के नीचे फिर हारूनाबाद से आप शौकत बसरा को और काशिफ नीचे फोटाबाद से काशिफ पंसोटा को लड़ाएं। तो ये मेरा ख्याल है इसमें सिचुएशन बेहतर बनती है। अब आ जाइए जरा 241 और 242 में। अच्छा, 241 और 242 का मसला यह है कि यहाँ ये चिश्तियां के हल्के का इलाका बनता है और यहां से भी एजाजुल हक साहब लड़ना चाहते हैं ऊपर MNA।
एजाजुल हक लड़ना चाहते हैं, यानी एजाजुल हक साहब हारूनाबाद और फोटाबाद से भी लड़ना चाहते हैं और चिश्तिया से भी लड़ना चाहते हैं और साहिवाल से भी लड़ना चाहते हैं। जब मैंने आपको साहिवाल किया था, बताया था कि एजाजुल हक साहब साहिवाल में भी इंटरेस्टेड है। अब देखिए उनको टिकट कहां से मिलता है। लेकिन 242 की अगर मैं बात करूं तो ये जो चिश्तिया का इलाका है, हारूनाबाद और भावल नगर के दरमियानी इलाका भी कुछ इसमें शामिल है। यहां से अब्दुल्ला वैंस को टिकट मिला है। अब्दुल्ला वैंस जो है, इनके वालिद अली अकबर वैंस जिला चेयरमैन रहे हैं। ये खुद अब्दुल्ला वैंस जो है ये एमपीए रहे हैं काफ लीग से 2002 से 2007 में। और ये परवेज इलाही साहब का वो जो एक सिलसिला है ना कि वो ले पालक बेटियों को पालते हैं, तो वो फिर शादियां उनकी करते हैं। तो यहां पर जो है वो उनकी एक बेटी इनके साथ अब्दुल्ला वैंस के साथ भी शादी हुई है। सगोदा में भी मैंने आपको शायद जिक्र किया था कि वहां पर भी इस तरह से ही उनकी बेटी की शादी जो है वो हुई भी है, परवेज इलाही साहब की बेटी की। तो यहां पर वो यहाँ भी अब्दुल्ला वैंस को टिकट दिलाने में परवेज इलाही साहब का काफ़ी किरदार है। पीपी 241 में अगर हम बात करें, ये भी चिश्तिया का इलाका है। यहाँ पर मलिक मुजफ्फर खान को टिकट मिला है। पढ़े लिखे आदमी है, एचिसोनियन है, 2002 के ज़िमनी इलेक्शन में ये एमपीए बने थे। और उसके बाद जो है वो असल में इनका मसला ये है कि इनके मुकाबले में जो उम्मीदवार है नून लीग के वो बड़े तगड़े हैं। एहसानुल हक बाजवा यहाँ से सियासत करते हैं, एमएनए एहसानुल हक बाजवा लड़ते हैं और नीचे भाई को अपने इलेक्शन लड़ाते हैं। वो इनको एहसानुल हक का बाजवा का भाई है, तो अपने वो भाई को एमपीए का इलेक्शन नून लीग से लड़ाएंगे। तो यहाँ पर मुकाबला असल में काफ़ी सख्त हो जाता है मलिक मुजफ्फर खान का। फिर आप आ जाइए 240 में, पीपी 240, ये तहसील बहावल नगर है। यहाँ पर टिकट दिया गया है बैरिस्टर मियाँ एहतशामुल हक लालिका को। और यहाँ 2018 के इलेक्शन में पीटीए के टिकट पर इन्होंने 25,000 वोट लिया था। और यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली मरतबा यहाँ पर सुहेल खान आज़ाद उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़के 22,000 वोट लिया था। और यहाँ पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं राना अब्दुल रऊफ हैं, जिन्होंने 35,000 वोट लेकर सीट जीती थी। और ये राना अब्दुल रऊफ साहब जो हैं, ये दिलचस्प बात यह है कि ये वो जो पीएमएलएन के सोशल मीडिया का हेड है आतिफ रऊफ, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ और उनकी अदलिया मुखालिफ ट्वीट्स आपको दिखाता रहता हूँ। और काफ़ी वो जहर उगल रहे होते हैं अदलिया के और आईनी इदारों के बारे में। तो आतिफ रऊफ के जो पीएमएलएन के सोशल मीडिया के हेड हैं, ये उनके वालिद हैं राना अब्दुल रऊफ, जो इस हल्के से सियासत करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और हैं। तो बैरिस्टर मियाँ एहतशामुल हक लालिका को पीटीआई ने यहाँ से टिकट दिया है। फिर आ जाइए 239 में, पीपी 239, ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, जरा उलट चल रहा हूँ। यहां से टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है शौकत अली लालिका को। शौकत अली लालिका जो है ये कई मरतबा एमपी रह चुके हैं। 1990 से 1993 में एमपी रहे, फिर 1997 से 1999 में एमपी रहे, फिर नून लीग से 2013 से 18 में भी एमपी रहे, फिर 2018 का इलेक्शन उन्होंने आज़ाद लड़के जीता, 2018 से 2023 में भी एमपी रहे और फिर वजीर ज़कात व उशर बनाए गए। अच्छा, अब ये खुद यानी एक तो ये 4 दफा एमपी रहे हैं, फिर ये काउंसलर रहे हैं 1983 से 1986 तक, मेंबर जिला काउंसिल रहे हैं 1986 से 1990 तक, और डिस्ट्रिक्ट नायब काउंसिल रहे हैं, नायब नाजिम रहे हैं 2000 से 2005 तक। तो ये इनका बड़ा स्ट्रांग पोर्टफोलियो और बैकग्राउंड है। तो वैसे तो शौकत अली लालिका बहुत स्ट्रांग उम्मीदवार है, लेकिन आपको पता है कि जो हमारे यहाँ एक ताकत है जो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही होती है, जोड़ तोड़ कर रही होती है, तो इस हल्के में वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मुखालिफ सियासी कुव्वतें हैं ना शौकत अली लालिका की, जिनमें कालुका है, कालुका ग्रुप है, फिर मियाँ आलमदाद लालिका हैं, फिर रफीक मोहम्मद शाह हैं, तो शाह, लालिका और कालुका इन सबको मिला के एक धड़ा बनाना चाह रहे हैं ताकि ये शौकत अली लालिका के मुकाबले में यकजा हो जाए, मजबूत हो जाए। तो अगर ये वाकई सारे धड़े मिल जाते हैं तो फिर शौकत अली लालिका को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो सारे धड़े नहीं मिलते तो फिर शौकत अली लालिका को बज़ाहिर कोई खतरा दिखाई नहीं देता। तो ये पीपी 239 जो है ये बहावल नगर से, सिटी के बाहर से, चिश्तिया के करीब का इलाका, देही इलाके उसमें काफ़ी हद तक शामिल है। तो ज़्यादातर यह हल्का देही हल्कों पर मुश्तमिल है। अब आ जाइए पीपी 238 पे। पीपी 238 जो है यहाँ से सैयद अहमद नदीम जमान शाह को टिकट दिया गया है। ये पीटीआई के जिले जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और पिछले दफा ये 4000 वोटों से हारे थे। ये मंचनाबाद से बावल नगर की तरफ का जो है, बावल नगर सिटी कुछ उसका इलाका भी शामिल है। तो ये जो सैयद अहमद नदीम जमान शाह हैं, इनको यहाँ से टिकट दिया गया है। और आखिरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो 237, पीपी 237, ये हेड सुलेमानी से मिंचनाबाद तक का इलाका इसमें शामिल है। यहाँ से टिकट दिया गया है सलमान गदुका को। सलमान गदुका जो हैं, इनसे पहले इनके चचा तारिक उस्मान गदुका जो है वो, ये वट्टू बरादरी है गदुका जो है, ये यहाँ से सियासत करते रहे हैं और ख़ुद ये पहली मरतबा आए हैं सलमान गदुका, लेकिन इनकी फैमिली जो है वो पहले इलेक्शन में हिस्सा लेती रही है।
अच्छा, लेकिन यहां पर मसला यह है कि अभी यहां पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, आपको याद है 17 जुलाई को। 17 जुलाई का यहां पर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें पीटीआई से आफ्ताब शाह ने मुकाबला लड़ा था और बहुत बुरी तरह हारे थे, बहुत बुरी तरह। सबसे जो पीटीआई के कमजोर उम्मीदवार रहे थे वो यहां भावल नगर में रहे थे। 15 सीटें अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी, बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, लेकिन इसके बावजूद भावल नगर की शिकस्त जो है वो बड़ी बदतरीन शिकस्त मैं इसको कहूंगा। तो यहां आफ्ताब शाह ने इलेक्शन लड़ा, हार गए थे और यहां पर जो नून लीग के फिदा हुसैन कालुका थे ये जीते थे और बड़े ही स्ट्रांग यानी बड़े मार्जिन से ये सीट उन्होंने निकाली थी। तो अब ये जो फिदा हुसैन है, नून लीग के फिदा हुसैन कालुका, इनका मुकाबला इस मरतबा सलमान गद्दुका से होगा। आफ्ताब शाह जो बहुत बुरी तरह से हार गए थे ज़िमनी इलेक्शन, उनको टिकट नहीं मिला, सलमान गद्दुका को मिला है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि फिदा हुसैन यहाँ से काफ़ी अभी भी तगड़े हैं सलमान के मुकाबले में भी। तो ये सूरत हाल है जी बहावल नगर की, और मैंने आपको इसके 2 हल्के बता दिए क्योंकि मैंने कहा कि आखिरी जो 2 हल्के हैं इसके 243 और 244, अगर इसमें ये जो एजाजुल हक बमुकाबला शौकत बसरा है इनका मसला हल ना किया गया तो सिर्फ हारूनाबाद और फोटाबास में ही फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि चिश्तिया में भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको ज़ाउल हक साहब को एजाजुल हक साहब को समझाना पड़ेगा कि एजाजुल हक साहब को चिश्तिया या साहिवाल में लड़ने दें और यहाँ से जो है वो शौकत बसरा को और उनके पैनल को अगर मौका मिले तो वो ये तीनों सीटें निकाल सकते हैं, यानी एमएनए की भी और एमपीए की भी। तो यहाँ से हो सकता है, लेकिन अभी अगर ये इख्तलाफ हो गया और टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम होकर लड़ाई हुई तो फिर जो है वो, अब ये भी तो मुनासिब बात नहीं है कि एजाजुल हक साहब 3 सीटों से लड़ रहे हो और शौकत बसरा जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको यहाँ से कुछ भी ना मिल रहा हो, ये भी जाती की बात है। तो उनको कहीं ना कहीं तो पार्टी ने डालना ही होगा, तो कहाँ डालेंगे अगर आप उनको, पार्टी ने अभी एमएनए उनके लिए रखा हुआ है कि जी ठीक है हम एमएनए शौकत बसरा को लड़ाएंगे, तो नीचे अगर पैनल उनका नहीं होगा तो फिर वो कमजोर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें सोच के मेरा ख्याल है कि यहाँ पर फैसला करना चाहिए बहावल नगर में। तो ये था जी बहावल नगर, आपके सामने मैंने रख दिया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।